हाय स्टूडेंट्स, यूनिट है एटम एंड न्यूक्लियाई और आज हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फोर्सेस की। देखिए, न्यूक्लियर फोर्सेस, प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर होंगे उनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, आप जानते हैं। एक होते हैं प्रोटॉन और एक होते हैं न्यूट्रॉन। इस तरह से। तो ये है न्यूक्लियस। इसमें जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो दो टाइप के हैं। यह है प्रोटॉन और यह है न्यूट्रॉन। ठीक है। इस पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पर कैसा होता है? कोई चार्ज नहीं होता, ये आप जानते हैं। और जो इसकी रेडियस है, जो रेडियस की न्यूक्लियस की रेडियस है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये आप जानते हैं, ये 10⁻15 मीटर के ऑर्डर की रेडियस हुआ करती है इसकी, ये आप लोग जानते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि चार्जेस के बारे में देखिए कि जो चार्जेस हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब आप ये सोच के देखिए कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो केवल दो तरीके के हैं, एक तो पॉजिटिव और दूसरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो उनके बीच में जो न्यूट्रल है उनके बीच कोई फोर्स लगेगा नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं रहेगा। और जो पॉजिटिवली चार्ज है प्रोटॉन, उनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, कूलॉम्बियन फोर्स रिपल्शन का होगा। और जो रिपल्शन फोर्स होगा उसकी वजह से इन सबको न्यूक्लियस के बाहर निकल जाना चाहिए। ये जो न्यूक्लियस है इसको फट जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं, वो इकट्ठे होकर एक न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। ऐसा होता है। आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई इनके बीच में जो भी न्यूक्लियॉन्स हैं इनके बीच में एक और फोर्स भी है, और वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये होता है F = G m1 m2/r²। अब बात ये आती है कि वहाँ पर जो कांस्टेंट 1/4πε0 उसकी वैल्यू 9×10⁹, ठीक है ना। और यहाँ पर जो कैपिटल G है इसकी वैल्यू है 6.67 10⁻11। तो वो प्लस में है, पावर 10 की पावर प्लस है, और यहाँ पर माइनस है, वहाँ पर +9 यहाँ 10⁻11। और दूसरी बात ये कि अगर हम बात करेंगे चार्ज, जो चार्ज है प्रोटॉन का वो होता है 1.6 10⁻19 कूलम। और जो मास होता है वो मैंने कल बताया था एक न्यूक्लियॉन के मास के बारे में, 1.67 10⁻27 किलोग्राम। तो यहाँ पर मास भी स्मॉल है चार्ज के मैग्नीट्यूड के मुकाबले। इसलिए अगर हम बात करेंगे, कंपेयर करेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स लग रहा है दो प्रोटॉन के बीच में और उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है,
क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्शन का ही होता है। इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मुकाबले 10⁻⁻36 टाइम्स स्मॉलर है। और जब ये फोर्स इतना कम है तो फिर ये इन प्रोटॉन्स के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई और फोर्स यहाँ पर वर्क कर रहा है जो ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ना ही ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये कोई एक थर्ड फोर्स और है जो इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये सारे न्यूक्लियॉन्स को, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को एक न्यूक्लियस की फॉर्म में बाइंड किए हुए हैं, बांधे हुए हैं। तो इसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। यहाँ पर ये बता दूँ मैं आप लोगों को, जो ओवरऑल इफेक्ट होता है न्यूक्लियर फोर्स का वो अट्रैक्टिव ही होता है, और जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में एक सा होता है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक सा होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी एक सा ही होता है। इसका मतलब इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि चार्ज कैसा है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बातें यहाँ से पता लग रही हैं। जैसे आप देखिए कि ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात कि ये क्योंकि चार्ज इंडिपेंडेंट होता है इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है क्योंकि उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये बहुत कम होता है। तीसरी बात ये कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। आप देखिए ये तभी वर्क करता है जब दो न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। मतलब ये हुआ अगर उनकी डिस्टेंस जो होती है ये 10⁻15 मीटर की रेंज की होती है तो ये फोर्स वर्क करता है। अगर इससे डिस्टेंस ज़्यादा हो जाया करती है तो ये फोर्स वर्क नहीं करता है। प्राइमरीली अट्रैक्टिव फोर्स होता है, लेकिन बताऊंगा इसके बारे में एक ग्राफ प्लॉट करके कि किस तरह से वेरी करता है डिस्टेंस के साथ। इसके अलावा ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। अब तक जितने भी नोन फोर्सेस हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। इसमें सैचुरेशन की प्रॉपर्टी होती है, ये स्पिन डिपेंडेंट होता है। ये सब बातें अभी हम लोग करने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके बीच में जो ऐसा फोर्स वर्क करता है कि जो सारे न्यूक्लियॉन्स को एक न्यूक्लियस की फॉर्म में बाइंड किए रहता है, उस फोर्स को हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए, ये वो आपको बता रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जितने भी नोन फोर्सेस हैं इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स को, इसकी वैल्यू को जो दो प्रोटॉन के बीच लग रहा है, तो आप लिखेंगे कि द रिलेटिव स्ट्रेंथ of gravitational force, electrostatic force and nuclear force acting between two protons, तो वो जो रेशो होगा उसका F ग्रेविटेशनल रेशो F इलेक्ट्रोस्टैटिक रेशो F न्यूक्लियर, तो ये होगा 1/10⁻36
10⁻38। तो आप देख रहे हैं सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? न्यूक्लियर फोर्स जो है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। दूसरी बात, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। एक तो था स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन, दूसरा है ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। आप जानते हैं कि केवल न्यूक्लियस के अंदर ही वर्क करता है। इट वर्क्स ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस व्हेन द सेपरेशन between two nucleons is approximately equals to 10⁻⁻15 मीटर। अगर इतना सेपरेशन है तो ही ये वर्क करता है। अगर सेपरेशन बढ़ता है, अगर आप लोग न्यूक्लियस से बाहर चले जाते हैं और आप सोचें कि अब न्यूक्लियर फोर्सेस वर्क करेंगे, तो वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं वो वर्क नहीं करते हैं। तीसरी बात है, ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होता है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। इसलिए जो फोर्स लगेगा, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, ये इक्वल होगा फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, और ये होगा फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसलिए आप देख रहे हैं कि कोई से भी दो न्यूक्लियन हो, चाहे दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो, चाहे दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, चाहे उसमें से एक चार्ज हो दूसरा अनचार्ज हो, उनके बीच जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो इक्वल होता है। इसलिए चार्ज इंडिपेंडेंट करैक्टर इसका होता है। नेक्स्ट है नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। आप देखिए कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं ये नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ करते हैं। क्या मतलब हुआ? जैसे कि आप देखिए कि आप पढ़ चुके हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है बिटवीन टू मैसिव पार्टिकल्स, ये होता है F = कैपिटल G m1 m2/r²। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा हो, क्योंकि वो हमेशा अट्रैक्शन का ही होता है और चार्ज इंडिपेंडेंट भी होता है। लेकिन आप देखिए कि जो रेशो है ग्रेविटेशनल फोर्स का और न्यूक्लियर फोर्स का वो है 1:38। इसका मतलब जितना रिक्वायर्ड फोर्स है उसके मुकाबले जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये तो 10⁻38 टाइम्स कम होगा। इसलिए ये नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ओके, और इसी तरीके से ये नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा। ये नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो चार्ज डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। नॉन इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हुआ कि चार्ज इंडिपेंडेंट। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स होता तो फिर तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता और ये बाहर निकल जाते। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ करता है। और ये बात देखिए ऊपर भी डिस्कस की जा चुकी है, ये बात और ये बात एक ही है। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट है, लेकिन ये स्पिन डिपेंडेंट होता है। स्पिन डिपेंडेंट
फोर्स स्पिन पर डिपेंड करता है। ये ध्यान रखिए कि एक डायरेक्शन में स्पिन करने वाले जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच में ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, और जो अपोजिट, अगर ए कर रहा है ऐसे स्पिन और एक कर रहा है ऐसे, अगर एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर उनके बीच जो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा वो कंपैरेटिवली वीक होगा। अगर सेम डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं न्यूक्लियॉन, उनके बीच जो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा वो स्ट्रांग होगा। ये होगा स्पिन डिपेंडेंट फोर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सैचुरेशन इफेक्ट। क्या होता है देखिए, न्यूक्लियर फोर्सेस हैव प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि अगर ये एक प्रोटॉन है तो जितने भी प्रोटॉन इसके अंदर हैं ये सब, इन सब पर ये एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा। जितने भी ये न्यूट्रॉन हैं, ये जितने भी दूसरे न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं, उनको अट्रैक्ट कर रहा होगा। क्यों? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। यानी कि इस न्यूट्रॉन और जितने भी बाकी न्यूक्लियॉन्स हैं उन सब के बीच में एक ग्रेविटेशन फोर्स भी वर्क कर रहा होगा। लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स है इसके साथ ऐसा नहीं होता। ये है दिस फोर्स हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि केवल नेबरिंग, जो अगर मान लीजिए कि ये है, ये एक प्रोटॉन है, तो जितने भी नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स हैं केवल उनसे ही इंटरेक्ट करेगा। जो दूर वाला है इस पर न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है ना? इसे कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन, की इंटरेक्शन बिटवीन नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स। ये जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है सैचुरेशन की प्रॉपर्टी। दैट इज ए न्यूक्लियॉन interacts with only neighboring nucleons. This property is supported by the fact that binding energy per nucleon is same for a wide range of मास नंबर्स। ठीक है ना? इस सैचुरेशन प्रॉपर्टी जो यहाँ पर बता रहे हैं इसका सपोर्ट इस बात से मिलता है, आप पढ़ेंगे कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है, अगर मास नंबर एक फिक्स रेंज से एक फिक्स रेंज तक है तो वहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो सेम रहती है। इसलिए ये बात समझ में आती है कि जो एक न्यूक्लियन है ये केवल नेबरिंग न्यूक्लियन से इंटरेक्ट करता है, जो दूर कोई न्यूक्लियन है उस पर कोई भी फोर्स, कोई भी न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई नहीं करता है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर एक्सचेंज फोर्सेस, या न्यूक्लियर फोर्स आर एक्सचेंज फोर्सेस। ये एक्सचेंज फोर्सेस क्या होते हैं ये भी आप लोग नहीं जानते हैं। तो आप ये समझिए कि 1935 में एक जापानी साइंटिस्ट थे एच युकावा।
इन्होंने ये बताया कि दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है, ये इसलिए वर्क करता है कि उनके बीच में कुछ पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता रहता है। उन्होंने इसके लिए इमेजिनेशन की थी पाई मैसॉन्स की। उन्होंने बताया 3 टाइप के पाई मैसॉन्स होते हैं। पाई मैसॉन्स 3 टाइप के होंगे, एक होगा पाई पॉजिटिव, एक होगा पाई नेगेटिव, एक होगा पाई नॉट। इन्होंने ये कहा कि जो भी न्यूक्लियॉन्स, 2 टाइप के हमारे पास न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनमें जो डिफरेंस होता है वो इनके चारों तरफ जो क्लाउड बना होता है उसकी वजह से होता है। और ये क्लाउड में कौन होते हैं? ये होते हैं पाई मैसॉन्स, पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई नेगेटिव। जो चार्ज है प्लस माइनस, ये फंडामेंटल चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। इतना ही पॉजिटिव चार्ज प्लस पाई मैसॉन पर है, उतना ही माइनस पाई मैसॉन पर है, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ओके, अब क्या होगा कि इन्होंने ये कहा कि जब ये पाई मैसॉन जो होते हैं लगातार मूव करते रहते हैं इनके बीच में, यहाँ पर इनका मोशन होता रहता है। जब मोशन होता रहता है तो अगर मान लीजिए कि ये एक पाई पॉजिटिव पाई मैसॉन है, जब एक पॉजिटिव पाई मैसॉन है, अगर एक पॉजिटिव पाई मैसॉन, एक प्रोटॉन है, ये एक प्रोटॉन है, अगर इसमें से एक पॉजिटिव पाई मैसॉन निकल जाए तो ये एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पर चार्ज था, प्लस का चार्ज था, अब प्लस चार्ज निकल गया तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। अब जो ये प्लस पाई मैसॉन निकला है, जब ये प्लस पाई मैसॉन पहुंचता है किसी न्यूट्रॉन के पास तो वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाया करता है। सही है ना? उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर किसी न्यूट्रॉन से कोई नेगेटिव पाई मैसॉन निकल गया तो वो प्लस का हो जाता है, एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। जो नेगेटिव पाई मैसॉन निकला और कोई दूसरा प्रोटॉन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाया करता है। इन्होंने कहा कि अगर एक प्रोटॉन से एक पाई नॉट निकला तो वो दूसरा प्रोटॉन बन जाया करता है। अगर इस पाई नॉट को किसी न्यूट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया तो वो दूसरा न्यूट्रॉन बन जाया करता है। अगर एक न्यूट्रॉन से एक निकला पाई नॉट तो वो दूसरे न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाया करता है। जो ये पाई नॉट निकला, ये पहुंचा किसी दूसरे प्रोटॉन के पास और इसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया तो ये दूसरे प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाया करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ये पाई मैसॉन्स हैं ये लगातार मोशन में रहते हैं और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन में कन्वर्ट होता रहता है। इसलिए टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ये सेम रहते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता। और ये बात इसलिए भी सही हो सकती है क्योंकि आप देखिए कि जो न्यूट्रॉन होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस वो एक अनस्टेबल पार्टिकल होता है और उसकी एवरेज लाइफ जो होती है वो 17 मिनट होती है। तो अगर वो बाहर है अनस्टेबल तो अंदर भी उसको अनस्टेबल होना चाहिए। तो जो ये एक्सचेंज थ्योरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सचेंज थ्योरी दी है युकावा ने। और अब जो मॉडर्न थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये भी एक्सचेंज फोर्स है, वहाँ पर फोटोन का एक्सचेंज हुआ करता है। ऐसे ही जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वहाँ वो भी एक एक्सचेंज फोर्स है और उसके बीच में अगर 2 पार्टिकल्स हैं, अगर 2 बॉडीज़ हैं और उनके बीच में अगर लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स तो वहाँ पर जिस पार्टिकल का एक्सचेंज होता है उसको हम लोग ग्रेविटॉन कहते हैं। तो ये एक्सचेंज थ्योरी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। नॉन सेंट्रल और सेंट्रल फोर्सेस के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो नॉन सेंट्रल फोर्स होता है ये, इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो दोनों पार्टिकल्स के सेंटर को ज्वाइन करने लाइन के अलोंग नहीं होती, इसलिए ये जो फोर्स होता है ये नॉन सेंट्रल फोर्स हुआ करता है। अब आप देखिए कि
न्यूक्लियर फोर्सेस का वेरिएशन डिस्टेंस का कैसा होगा, तो वेरिएशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स विद डिस्टेंस। मैं 2 ग्राफ बना के बता रहा हूँ आप लोगों को, आप समझिएगा। ये डिस्टेंस है r, डिस्टेंस है 2 न्यूक्लियॉन्स के बीच की। अगर एक न्यूक्लियॉन यहाँ पर है ऊपर और दूसरा न्यूक्लियॉन इसके पास आ रहा है, तो आप देखिए कि ये जो मैंने F लिखा है ये F है, Fn यानी न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। ये अपवर्ड डायरेक्शन में रिपल्शन का है, और इस डायरेक्शन में अट्रैक्शन का है। ये ओके, इस तरह से। और ये वाला ग्राफ जो है ये है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। दोनों न्यूक्लियॉन्स से मिलकर जो सिस्टम बन रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ये ग्राफ मिलता है इस तरह से, समझिए कि अगर एक न्यूक्लियॉन यहाँ पर है और दूसरा न्यूक्लियॉन इससे बहुत दूर है, तो उनके बीच में अप्रॉक्सीमेटली 0 फोर्स लग रहा है, कोई न्यूक्लियर फोर्स नहीं है। लेकिन वो पास आता है तो जो फोर्स है वो बढ़ता जाता है, अट्रैक्शन का होता चला जाएगा। ये ठीक है, अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ता जाता है, पास आते हैं, ये बढ़ता जाता है। उसके बाद और पास आते हैं तो फिर ये यहाँ 0 हो जाता है, और आप देखिए फिर ये रिपल्सिव हो जाया करता है। अगर इस ग्राफ से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है r0। r0 वो डिस्टेंस है जहाँ पर नेट फोर्स 0 हो गया है। अब आप देखिए कि जब तक डिस्टेंस कम हो रही है और फोर्स अट्रैक्शन का है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती जाती है। कहाँ पर मैक्सिमम होती है? जहाँ पर डिस्टेंस दोनों न्यूक्लियन के बीच की r0 है। और जब रिपल्सिव फोर्स लगने लगता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये ग्राफ मिलता है। आप ये ध्यान रखिए कि ये डिस्टेंस हमारे पास r0 है। जो r0 की वैल्यू होती है ये 0.8 फर्मी के आसपास हुआ करती है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है कि अगर हम लोग एक प्रॉपर स्केल मान के ड्रॉ करें इसको, देखिए तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये डिस्टेंस है, ये काहे में है? ये है फर्मी में, ये है फर्मी में, और ये है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके, तो आप ये देखेंगे कि जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है 4 फर्मी के आसपास आउटसाइड द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो नेग्लिजिबल है। बाहर निकलते ही बहुत ही कम फोर्स हो गया।
और जब 1 की रेंज में है, 1, 2 की रेंज में, तो आप देखिए बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है। यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन जैसे ही R0 पर आते हैं वहाँ पर जो फोर्स होता है वो 0 हो जाता है, और अगर 2 न्यूक्लियन और पास में आते हैं तो फिर ये फोर्स जो होता है इसका एक कंपोनेंट जो होता है वो रिपल्सिव हो जाया करता है। अगर आप सोचेंगे, आप तो बता रहे थे कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो हमेशा अट्रैक्शन का होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, लेकिन आप ये मानिए कि अगर ये हमेशा अट्रैक्शन का ही फोर्स रहेगा और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगा, तो एक तो ये न्यूक्लियन और एक ही न्यूक्लियन ये पास में आएंगे और अट्रैक्शन फोर्स रहेगा तो कोलैप्स कर देंगे, बिल्कुल एक दूसरे में धंस जाएंगे, कोलैप्स कर देंगे दूसरे को। इसलिए इसका एक कैरेक्टर जो होता है, इसका एक कंपोनेंट जो होता है वो हमेशा रिपल्शन का भी होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरे को कोलैप्स कर दें, ठीक है ना। इसलिए बस पास आके रुक जाया करते हैं, इतना कि इनके सेंटर जो हैं ये 0.8 फर्मी डिस्टेंस पर रहें तो फोर्स 0 होता है, इसके और पास नहीं आ पाते हैं, अदरवाइज़ एक दूसरे को कोलैप्स कर देंगे। और जब दूर जाते हैं, दूर तो जा सकते हैं, आउटसाइड द न्यूक्लियस जब जाते हैं तो फिर ये न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो लगना बंद हो जाया करता है। और ये जो पोटेंशियल ग्राफ तो मैंने आपको बता दिया है कि जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है तब तक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है इन द नेगेटिव डायरेक्शन, और जब फोर्स 0 हो जाया करता है तो ये मैक्सिमम होती है नेगेटिव में। और जब हम लोग चलते हैं रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन में तो आप देखिए फिर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये बढ़ती है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ये ग्राफ समझ लीजिए। अब आप देखिए जो मैंने बताया न्यूक्लियर फोर्सेस, इससे हम स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को कैसे समझ सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के अलावा जितने भी लाइट न्यूक्लियस होते हैं वो सब स्टेबल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली सेम नंबर्स में होते हैं, या तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल होते हैं या उससे एक ज़्यादा होता है। ऐसा होता है लाइट न्यूक्लियाई में। लेकिन अगर लाइट न्यूक्लियाई है तो आप सोच के देखिए कि वहाँ पर क्या होगा कि प्रोटॉन भी कम है और न्यूट्रॉन भी कम है, यानी न्यूक्लियॉन कम है। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस कर देते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, वो बैलेंस कर देता है। इसलिए जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं वो एक न्यूक्लियसी फॉर्म में रहते हैं, और ऐसा न्यूक्लियस जो होता है वो स्टेबल न्यूक्लियस हुआ करता है। लेकिन अगर हम लोग लाइट न्यूक्लियस से बढ़ते हैं हैवी न्यूक्लियस की तरफ तो आप देखिए कि फिर जिस रेशो में न्यूट्रॉन बढ़ते हैं उस रेशो में प्रोटॉन नहीं बढ़ते। आप देखिए शुरुआत में क्या होता है, जब आप लोग चलते हैं टुवर्ड्स हैवी न्यूक्लियस तो आप देखते हैं कि प्रोटॉन के मुकाबले जो न्यूट्रॉन है वो केवल 20% ज़्यादा होते हैं। जब आप लोग और चलते हैं आगे तो आप देखते हैं कि जिस रेशो में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं न्यूट्रॉन उसके मुकाबले 50% ज़्यादा हो जाया करते हैं। आपने महसूस किया होगा, अगर आपने गौर किया हो हैवी न्यूक्लियस की तरफ तो ऐसा हुआ करता है। तो हैवी न्यूक्लियस ही अनस्टेबल क्यों होते हैं ये बात सामने आती है। तो इसमें मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी न्यूक्लियर फोर्स की, और ये थी प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन। ये इससे आप समझ सकते हैं। आप ये देखिए कि अगर हैवी न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं तो हैवी न्यूक्लियस में अगर ये प्रोटॉन है तो ये सारे जितने ही प्रोटॉन हैं इन सब पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, तो ये सब बाहर निकलना चाहते हैं जितने ही प्रोटॉन हैं। और आप सोचेंगे वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स भी तो होगा, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स केवल ये प्रोटॉन है अगर, तो ये केवल आसपास के जो इसके नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स हैं केवल उन पर ही लग रहा है, जो दूर हैं उन पर नहीं लग पा रहा है। इसलिए शुरुआत में जब न्यूक्लियस स्मॉल होता है, लाइट होता है, तब तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स होता है प्रोटॉन के बीच में वो बैलेंस हो जाता है न्यूक्लियर फोर्स से। लेकिन जब हैवी न्यूक्लियस के हम तरफ चलते हैं तो हैवी न्यूक्लियस के लिए जो होता है वो क्योंकि प्रोटॉन बढ़ गए हैं इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स लगेगा। आप कहेंगे न्यूट्रॉन भी बढ़ गए होंगे, लेकिन फ़ायदा नहीं उसको बढ़ने से, क्योंकि वो तो केवल आसपास के जो न्यूक्लियॉन्स हैं केवल उन पर ही न्यूक्लियर फोर्स लगता है। इसलिए जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं
वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है न्यूक्लियर फोर्स के मुकाबले, और वो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो उसको बैलेंस नहीं कर पाता। इसलिए जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल हो जाया करते हैं, ठीक है ना, और अनस्टेबल होने की वजह से रेडियो एक्टिव हो जाया करते हैं। वो अपने आप को लाइट न्यूक्लियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए उनमें रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी आती है, रेडियो एक्टिव वो, इसलिए उनमें रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है। अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशंस को एमिट करके वो लाइट न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाया करते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ पर जैसे लेड है, लेड के लिए जो एटॉमिक नंबर है 82, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 82 हैं, उसके आगे के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो वही रेडियो एक्टिव होते हैं, उसके पीछे के जो एलिमेंट होते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं, वो रेडियो एक्टिव नहीं हुआ करते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है उसको समझाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज के टॉपिक में इतने रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।